फिल्म की शुरुआत में हमें एक स्टेज शो दिखाया जाता है जहां पावर रेंजर्स किसी शैतान से लड़ते नजर आते हैं। लेकिन ये कोई असली पावर रेंजर्स नहीं है बल्कि कॉस्ट्यूम पहने हुए एक्टर्स थे जो मीमा नाम के मशहूर सिंगर की स्टेज शो से पहले की तैयारी कर रहे थे। फिर हमें 3 जापानीज सिंगर्स दिखाई जाती है जिनमें से एक मीमा भी थी। वो तीनों स्टेज पर गाना गाती है जिसे सुनकर ऑडियंस उनके गाने के दीवाने हो जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि मीमा का बैंड जापान के सबसे प्रसिद्ध बैंड में से एक है और इस बैंड और मीमा की बहुत सारी फैन फॉलोइंग्स भी है। पर शो के बाद मीमा के कुछ आलोचक उसकी बुराई करने लगते हैं जो बात मानिया नाम के आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फैन था। इसलिए मानिया उन आलोचकों से बहस कर बैठता है जिस पर फिर वो लोग मानिया की पिटाई कर देते हैं। ये देखकर मीमा के बाकी फैंस उन आलोचकों पर सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस फेंककर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। जबकि इस हंगामे की वजह से शो के ऑर्गेनाइजर्स तुरंत ही उस शो को बंद करने का फैसला करते हैं ताकि वहां और हंगामा ना बढ़ जाए। लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आती क्योंकि मानिया ने मार खाने के बाद भी उन आलोचकों को वहां से भगा दिया था। तभी फिर मीमा स्टेज से ही अनाउंस करती है कि वो अब सिंगिंग छोड़ रही है और उसने एक्टिंग करने का फैसला किया है, जो सुनकर बहुत से फैन खुश होते हैं। जबकि ऐसे फैन जो उसकी सिंगिंग के दीवाने थे उन्हें काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन मीमा का एक फैन उसे चिट्ठी देता है जिसे वो घर जाकर पढ़ती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि उसके पास ऐसे बहुत सारी चिट्ठियां हैं जो उसके फैंस उसे अक्सर लिखा करते हैं। तभी उसके फैक्स पर एक संदेश आता है जिसमें उसे किसी ने काफी भला बुरा कहा था क्योंकि उसके किसी फैन को मीमा का सिंगिंग छोड़कर एक्टिंग में जाना पसंद नहीं आया था। वहीं मीमा को ऐसा लग रहा था मानो कोई उस पर नजर बनाए रखे हुए हो, इसलिए वो अपनी खिड़की के पर्दे लगा देती है। दूसरे दिन मीमा अपने मैनेजर रूमी को उस चिट्ठी को दिखाते हुए किसी वेबसाइट के बारे में बताती है और सीन से 1997 का समय जब इंटरनेट काफी नया नया हुआ करता था, इसलिए रमी को वेबसाइट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। इसके बाद अब एक्टिंग के दौरान वो अपने डायलॉग्स भूल जाती है जिसकी वजह से सेट पर मौजूद बाकी एक्टर्स उसका बहुत मजाक बनाते हैं। इतना कम नहीं कि उसी समय मीमा के एजेंट को एक चिट्ठी मिलती है जिसे खोलते ही एक धमाका हो जाता है, पर वो धमाका इतना तेज नहीं था कि किसी की जान चली जाए, लेकिन इस धमाके में उसे काफी चोट आती है। तभी मीमा की नजर उस चिट्ठी के एक टुकड़े पर लिखे शब्दों पर पड़ती है जिसे पढ़कर वो समझ जाती है कि कोई उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं है। आगे हम मीमा और उसकी मैनेजर रमी को मीमा के अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ रमी उसे कंप्यूटर और इंटरनेट चलाकर सिखाकर वहाँ से चली जाती है। तब चिट्ठी में बताई गई वेबसाइट को खोलने पर वो उसका फैन पेज निकलता है। दरअसल इस पेज को उसके फैन ने बनाया था जिसमें मीमा के बारे में बहुत सी जानकारी थी, जैसे कि उसने सबसे पहला गाना कौन सा गाया और उसका जन्मदिन कब है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उसने ये तक लिखा होता है कि ट्रेन से उतरते वक्त मीमा ने पहला कौन सा पैर बाहर रखा था और वो शॉपिंग में क्या सामान खरीदती है, जिसका साफ मतलब है कि कोई उस पर लगातार नजर बनाए हुए, जो पढ़कर मीमा के मन में अब अजीब सा डर बैठ जाता है। इसलिए फिर अगले दिन जब मीमा ट्रेन से सफर करके प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो उसे यही डर सता रहा था कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो भागते हुए रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाती है। वो अब स्टेशन से निकलकर सीधे अपने ऑफिस जाती है जहाँ लिफ्ट के बाहर उसे मानिया दिखाई देता है, जो वही आदमी है जिसने मीमा के लिए आलोचकों से मार खाई थी। वहीं हम मानिया को मीमा की रिकॉर्डिंग्स करते हुए और फोटो खींचते हुए देखते हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि उसी ने मीमा के नाम का वो फैन पेज बनाया और वो शख्स मानिया ही है जो लगातार मीमा के ऊपर नजर बनाए रखे हुए है। दूसरी तरफ रमी का एक्टिंग करियर भी कुछ ठीक से चल नहीं रहा होता क्योंकि वो अपने डायलॉग भूल जा रही थी, जिस कारण प्रोड्यूसर्स ने उसके सीन काट दिए थे और उसे बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया गया था। इस पर रमी और मीमा का एजेंट प्रोड्यूसर से बात करके उसकी स्क्रीन टाइम को बढ़ाने की विनती करते हैं, जिस पर प्रोड्यूसर बताते कि मुझे इसके लिए राइटर से बात करनी होगी। तब राइटर अपनी कहानी से कुछ बदलाव करके मीमा के स्क्रीन टाइम को बढ़ाने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए मीमा को एडल्ट सीन करना होगा जहाँ कुछ लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जो सुनकर रमी मना कर देती है क्योंकि ऐसे सीन से मीमा की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन मीमा अपने एक्टिंग करियर को बचाने के लिए इस सीन को करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद अब शाम के समय उसे ट्रेन में अपनी परछाई दिखाई देती है जो उसे ये कहती है कि तुम्हें ऐसे सीन्स नहीं करना चाहिए। दरअसल ये परछाई मीमा के अंदर बसा गिल्ट होता है जो उसे एडल्ट सीन करने से रोक रहा था, लेकिन मीमा ने फैसला कर लिया था कि उसे अब एक्टिंग ही करनी है, इसलिए वो ना तो रमी की और ना ही अपनी अंतरात्मा की बात सुनने वाली थी।
इधर अब वो दिन आ ही जाता है जब मीमा को एडल्ट सीन करना था, जो मीमा के फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जबकि इस सीन के बाद से उसका एक्टिंग करियर चल पड़ता है, पर जब वो अपने घर आती है तो उसका अंतरात्मा फिर से उसे यही कहता है कि तुम्हें सिंगिंग नहीं छोड़ना चाहिए था, जो सुनकर मीमा काफी डिप्रेस हो जाती है। हालांकि इस तरह मीमा के जाने के बाद भी उसका सिंगिंग ग्रुप खूब तरक्की कर रहा होता है और लोग उनके गानों को बहुत पसंद कर रहे होते हैं। अब अगले सीन में हमें वही राइटर दिखाया जाता है जिसने मीमा को एडल्ट सीन करने के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी। उसे कार पार्किंग में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए आवाज देकर पूछता है कि आखिर वहाँ कौन है, पर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं आता। फिर आसपास चेक करने पर जब उसे कोई नहीं मिलता तो वो लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर जाने लगता है, जहाँ लिफ्ट के अंदर मीमा के पुराने गाने बज रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद लिफ्ट खुलती है और हम देख पाते कि लिफ्ट में राइटर की लाश पड़ी है, जिसका साफ मतलब है कि किसी ने उसे जान से मार दिया। अब ये काम भी मीमा के किसी फैन का ही हो सकता है जिसने राइटर को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने मीमा से एडल्ट सीन करवाए। फिल्म के इस मोड़ तक हमारा शक मान्या के ऊपर ही होता है, क्योंकि वही ऐसा शख्स है जिसने मीमा के लिए पहले भी लड़ाई करी थी और वो अब भी मीमा के ऊपर नजर बनाए हुए है। आगे हम मीमा को बोल्ड फोटोशॉप करवाते हुए देखते हैं, जबकि उसने जिस सिंगिंग ग्रुप को छोड़ा था उसमें 2 लड़कियां अभी स्टेज पर गाना गा रही होती है, जिसे देखने मान्या भी आया हुआ था। उनके गाने के बीच मान्या को ऐसा लगता है मानो मीमा भी ग्रुप में वापस आकर गाना गा रही हो, जो देखकर उसे बहुत खुशी होती है। पर ऐसा सच में नहीं होता, लेकिन पब्लिक के रिएक्शन से हम ये समझ पाते हैं कि वहाँ कोई तीसरी लड़की जरूर थी जिसने मीमा की तरह कपड़े पहनकर गाना गाई थी। पर वो लड़की आखिर कौन थी ये हमें आगे पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होकर मीमा की तरफ मुड़ जाती है, जिससे अभी उसका अंतरात्मा दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसका साइको फैन मान्या हर वो मैगजीन खरीद ली थी जिसमें मान्या की बोल्ड फोटोज को प्रिंट किया गया था। मान्या ने ऐसा इसलिए किया था ताकि बाकी लोग मीमा की ऐसी तस्वीर ना देख सके। उसके इस पागलपन को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो मीमा को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। वहीं इस तरफ मीमा की दिमागी हालत भी बिगड़ने लगती है, क्योंकि कभी उसे ऐसा लगता है कि वो स्टूडियो में है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को अपने अपार्टमेंट में पाती है, जिसका साफ मतलब है कि उसका अंतरात्मा उसे ऐसे तस्वीर दिखा रहा है, क्योंकि अब मीमा के दिल और दिमाग के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जहां उसका दिल कह रहा था कि उसे एक्टिंग करनी चाहिए, जबकि उसके दिमाग का एक हिस्सा उसे अब भी सिंगिंग की तरफ लौट जाने के लिए कह रहा था। इस सब की वजह से मीमा को हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीमा ने उस फोटोग्राफर को जान से मार दिया जिसने उसके बोल्ड फोटोज क्लिक किए थे। तभी फिर वो एकदम से नींद से जाग जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसने बस एक बुरा सपना देखा था, पर टीवी पर उस फोटोग्राफर की हत्या की खबर दिखाई जा रही थी। साथ ही मीमा को अपनी अलमारी में खून से सने हुए कपड़े भी मिलते हैं, जो देखकर वो समझ जाती है कि उसी ने फोटोग्राफर को जान से मारा है। इसके बाद जब मीमा अपने सेट पर फिल्म की शूटिंग करके कहीं जा रही होती है तो हॉलवे में मान्या उसे दबोच लेता है। दरअसल मान्या ने अपने मन में मीमा को एक सिंगर की तरह बसा रखा था, इसलिए मीमा का एक्टिंग किया जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस कारण वो गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर मीमा बचाव में उसके सर पर हथौड़ा दे मारती है, जिससे वो मरता तो नहीं है लेकिन बेहोश हो जाता है। तब मीमा भागते हुए रमी के पास जाती है, जो उसे नए कपड़े देकर उसके अपार्टमेंट ले जाती है। दूसरी तरफ हम मान्या और मीमा के एजेंट की लाश देख पाते हैं। अब सीन्स मान्या की हत्या भी ठीक वैसी हुई थी जैसे कि उस राइटर और फोटोग्राफर को मारा गया था। तो अब हमारा शक वापस से मीमा की तरफ मुड़ जाता है कि कहीं मीमा को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, जहां उसके दिमाग पर कोई दूसरी पर्सनैलिटी हावी होकर लोगों का खून करा रही है। फिर हम मीमा को उसके अपार्टमेंट में नींद से जागते हुए देखते, जहाँ खिड़की से बाहर देखने पर उसे समझ आ जाता है कि वो अपनी बिल्डिंग में नहीं है, बल्कि इस कमरे को ठीक वैसे ही बनाया गया है जैसे कि मीमा का कमरा है। और यहाँ की हर एक चीज, चाहे वो बेडशीट हो या अलमारी हो, सब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उसके कमरे में है, जो देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कौन उसे यहाँ ले आया। इतने में ही वहाँ मीमा को उसी का सेल्फ वर्जन दिखाई देता है, जिससे उसे लगता है कि शायद ये उसका अंतरात्मा है, लेकिन आईने में देखने पर पता चलता है कि वो उसका अंतरात्मा नहीं है बल्कि रमी है, जिसने मीमा जैसे कपड़े पहने हैं और ये रूम भी उसी का है। यहाँ रमी खुद को सिंगर मीमा बताकर असली मीमा पर चाकू से वार कर देती है, क्योंकि उसे मीमा का एक्टिंग करना पसंद नहीं था और वो खुद भी मीमा की बहुत बड़ी फैन थी।
लेकिन उसने जब से सिंगिंग छोड़कर एक्टिंग शुरू किया तब से रमी को बहुत बुरा लगने लगा और अब तक जितने भी खून हुए वो सारे खून रमी ने ही किए। रमी को मीमा की एक्टिंग पसंद करना नहीं था और वो उसे सिंगर के रूप में देखना चाहती थी, पर सिंस मीमा ने सिंगिंग छोड़ दी थी इसलिए उसने मान लिया कि अब मीमा मर चुकी है और अब वो उसे सच में मारकर उसकी जगह खुद मीमा बनना चाहती है। वो मीमा के कंधे में चाकू घुसा देती है, लेकिन मीमा कैसे तो करके बिल्डिंग से कूदकर नीचे सड़क के पास आ जाती है, जहाँ धोखे से रमी खुद ही कांच के नुकीले टुकड़े पर जा गिरती है, जिससे उसका पेट ही फट जाता है। अब इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी उसे दर्द का कोई एहसास नहीं होता। उल्टा वो सड़क पर आ रही ट्रक को स्टूडियो की लाइट समझने लगती है, जहां उसे ऐसा लग रहा था कि उसके फैंस उसके लिए तालियां बजा रहे हो। इस पर अब मीमा रमी को धक्का देकर उसे ट्रक से लड़ने से बचाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक मेंटल हॉस्पिटल की तरफ मुड़ जाती है, जहां रमी के पागलपन का इलाज चल रहा होता है, जबकि मीमा को हॉस्पिटल से जाते दिखाते हुए ये मूवी जैसे आधी अधूरी समाप्त हो जाती है। अब इस मूवी को देखकर हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि इस मूवी ने क्या बताने की कोशिश की गई, रमी ने इतने लोगों को क्यों मारा, मान्या को कॉन्सर्ट के समय क्यों लग रहा था कि मीमा ने फिर से सिंगिंग शुरू कर दिया है, और क्या उसने सच में मीमा पर हमला किया था, और आखिर में कि मीमा के एजेंट को क्यों मारा गया। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें हमें एक सेलिब्रिटी होने के चैलेंजेस को दिखाया गया है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी कहीं भी जाता है तो लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, उसकी तस्वीर लेने लगते हैं और कुछ उसके डाई हार्ड फैन भी हो जाते हैं, जो उसे हर जगह स्टॉक करते रहते हैं, जिसे मान्या ने किया। अब ऐसे हार्डकोर फैंस को कभी कभी अपने सेलिब्रिटी का दूसरा फील्ड में जाना पसंद नहीं आता, जैसे कि मान्या और रमी को मीमा का एक्टिंग फील्ड में आना पसंद नहीं आया था, इसलिए रमी ने ऐसे लोगों को मार दिया जो मीमा की रेपुटेशन को खराब कर रहे थे, जैसे कि राइटर और वो फोटोग्राफर। वहीं ये सवाल कि मान्या को कॉन्सर्ट में ऐसा क्यों लगा कि उसने मीमा को गाना गाते देखा, तो इसका जवाब यही है कि उस समय रमी ने मीमा की ड्रेस पहनकर गाना गाया था, जो हम ऑडियंस के रिएक्शन से समझ पाते हैं, जो उसे देखकर दंग लग रहे थे। तीसरा सवाल कि क्या मान्या ने सच में मीमा पर हमला किया था, तो इसका जवाब हाँ है, जिस कारण रमी ने उसे मार दिया, वरना वो उसे कभी ना मारती। और आखिरी सवाल कि मीमा के एजेंट को रमी ने क्यों मारा, जबकि उसने ना तो स्क्रिप्ट लिखी और ना ही उसने मीमा की बोल्ड फोटोज खींची। इसका भी जवाब ये है कि एजेंट ने इस सारी फिल्म्स और फोटोशूट के लिए हाँ किया था, जबकि रमी शुरू से इसके खिलाफ थी। रमी का मानना था कि अगर एजेंट ने मीमा को बताया नहीं होता कि उसे बोल्ड फोटोशूट करवाना चाहिए, तो मीमा कभी ऐसे फोटोशूट नहीं करवाती। यही वजह थी कि उसने मीमा के एजेंट को भी मौत के घाट उतार दिया। अब आई होप आपके इस मूवी से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और अगर नहीं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही अगली जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।